चलिए आज हम अपनी क्लास में चालू करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। पिछली क्लास में आप लोगों ने कई सारे टॉपिक पढ़ रहे थे, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड का सेकंड पार्ट था। उसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, हाफ सेल तक आप लोगों ने पढ़ लिया था, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ लिए थे जो इंट्रोडक्टिव थे। ठीक है, अब आज क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में ये सेल होते हैं दो टाइप के। पहला होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भी गैल्वेनिक सेल। ठीक, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। इंफॉर्मेशन क्या थी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में मैंने बताया था कि ऐसे सेल जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में, जैसे नेल्सन सेल था और साल्वे केलनर सेल था, कास्टनर केलनर सेल था। ये सारे जो टॉपिक थे, ये सारे जो ऑपरेटर्स थे, जो ये सारे जो सेल थे, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही कहते हैं, क्योंकि इसमें बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, केमिकल कंपाउंड है, और ये बनता किससे है, वो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है, तब जाके ये कंपाउंड बनता है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हम लोगों ने केमिकल एनर्जी में। सेकंड टाइप का जो सेल है वो हमारा है गैल्वेनिक सेल। वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब इसमें कोई एक केमिकल रिएक्शन कराई जाएगी, केमिकल कंपाउंड लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो वहां पे इलेक्ट्रोड होंगे। तो हर सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इनमें भी इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। बस दोनों में डिफरेंस क्या है वो बाद में पता चलेगा, पहले हम लोग कुछ इसकी नॉलेज ले लेते हैं। ये एक सेल का उसका रफली स्ट्रक्चर है। ये आप कह सकते हो कि एक कंटेनर ले लिया है हमने, और उस कंटेनर में हम किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन को फिल कर देंगे और इसमें हमने इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। ये है पहला इलेक्ट्रोड और ये है सेकंड इलेक्ट्रोड। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसी न किसी बैटरी से करंट पास करने के लिए। ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव पोल का होगा और ये होगा नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और वो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब इसको हम लोग कहेंगे एनोड और इसको हम लोग कहेंगे कैथोड। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। अब इसमें हमने किसी भी सॉल्यूशन को मिला दिया, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को मिलाया, इसमें क्या होंगे, सोडियम आयन भी होंगे और क्लोराइड आयन भी होंगे। सोडियम आयन भी होंगे कई सारे और क्लोराइड आयन भी इसमें फिर होंगे। तो सोडियम आयन क्या करेगा, सोडियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा और क्लोराइड आयन पॉजिटिव की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हमको पता चला, हमको ये पता चला कि इस टाइप के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं, और जब इसे इन इलेक्ट्रोडों को किसी एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आयन अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं।
इसमें होता यह है कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक, अब इसमें करते क्या है, इसमें हम लोगों ने देखी करंट पास की, और जब करंट पास की तो सोडियम और क्लोराइड आयन अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगे। तो सोडियम आयन यहाँ चला जाएगा और क्लोराइड आयन यहाँ चला जाएगा। जब क्लोराइड आयन इधर जाएगा तो क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलेगा, और जब क्लोरीन गैस बनी मतलब एक मॉलिक्यूल बना, केमिकल कंपाउंड बना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई, केमिकल एनर्जी में। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है फैराडे लॉ, वो हम एक टॉपिक पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। फैराडे लॉ में आपको दो लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड सेल पे, जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। देखिए अब इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। गैल्वेनिक सेल चलिए अब बात करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल की। ठीक, अब गैल्वेनिक सेल क्या है, आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोड, जैसे हमने जिंक के बारे में बताया था और कॉपर के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि ये होते हैं हमारे हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल को अगर हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ही बनेगा कंप्लीट सेल, और उस कंप्लीट सेल को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक, अब इसमें स्ट्रक्चर इसका देखिए कैसे बनता है। ये हमने ले लिया कोई जिंक मेटल, ये है जिंक मेटल, ये है जिंक रॉड, और एक दूसरी तरफ हमने ले लिया सेकेंड हाफ सेल, जिसे हम लोग कहेंगे वो है कॉपर, कॉपर रॉड। और दोनों को हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, इससे हमको ईएमएफ पता चलेगा। दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किए गए हैं। क्या बताया था, जिंक की प्रॉपर्टी ये होती है कि जिंक पर निगेटिव चार्ज आता है क्योंकि उसका सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, और कॉपर के केस में क्या होता है कि कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आता है क्योंकि वहां सॉल्यूशन प्रेशर कम होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कहां से होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन यहां से मतलब जिंक से कॉपर की तरफ होगा। इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से होगा, जिंक से कॉपर की ओर। अब इसमें एक समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए एक अलग से इसी में ऑपरेटर जोड़ना पड़ता है। क्या समस्या है अभी बताते हैं। जिंक पे निगेटिव चार्ज आने से इसका करेक्टर हो गया कैसे, निगेटिव, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होने से। यहां भी क्या होता है कि इस पे जो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन के कैटायन द्वारा डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब इस रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब इस इलेक्ट्रोड का नेचर हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक, अब जैसे भी बताया था कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में प्लस मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे, और वही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ पे प्लस कम होते जाएंगे और यहाँ पे माइनस बढ़ जाएंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर इधर आते जा रहे हैं, तो प्लस यहाँ पे कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते जाएंगे। अब हुआ क्या कि यहाँ का पॉजिटिव बढ़ता गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जितने निकलते गए वो उधर ट्रांसपोर्ट हो गए, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से कोई नेगेटिव आयन निकलेगा, या फिर इस जिंक मेटल का इलेक्ट्रॉन फिर लूज हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन यहाँ आसपास इकट्ठा हो जाएंगे। तो इतना यहाँ सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इतना पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, स्लो हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी आपको कंटिन्यू नहीं मिल पाती है। अब नहीं मिल पाती तो उसमें किया क्या जाए? फिर जब नहीं मिल पाती है तो उसके लिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा सॉल्ट ब्रिज। इस ऑपरेटर्स को हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट ब्रिज, मतलब सॉल्ट ब्रिज का मतलब ही है कि इसमें सॉल्ट भरा होगा, और ब्रिज का मतलब दोनों हाफ शेल को ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए नाम पड़ गया ब्रिज। इसमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को भरा जाएगा, और जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लें यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो यहाँ का निगेटिव आयन पॉजिटिव को कम कर देगा, और यहाँ निगेटिव क्रिएट हो रहा है तो इस सॉल्ट में से पॉजिटिव आयन इसको कम कर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसपोर्ट होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे। तो कंटिन्यू आपकी करंट क्या होगी? पास होगी। यही हमारा क्या है? पूरा सेल है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? गैल्वेनिक सेल। इसमें दोनों हाफ सेल मिलके एक कंप्लीट सेल बना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि उस वाले सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में थे, और इस वाले सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में है। ठीक, पहला डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में थे, बल्कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में है। वहां पे पॉजिटिव आयन वाले पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं एनोड, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, वहां पे निगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? एनोड है। ठीक, अब वहां पे क्या है? सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों हाफ से दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर रखे होते हैं, इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। गैल्वेनिक सेल में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक शॉर्ट रूल बता रहे हैं, उस रूल को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिससे कि न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। वो शॉर्ट रूल क्या है? ठीक, तो वो शॉर्ट रूल है LOAN लोन और RRCP। ये है क्या? ये शॉर्ट ट्रिक याद किसके लिए रखनी है? गैल्वेनिक सेल के लिए रखनी है। और ये है क्या? L फॉर लेफ्ट सेल। L का मतलब क्या है? लेफ्ट सेल। और R का मतलब राइट सेल। O का मतलब ऑक्सीडेशन, और R का मतलब रिडक्शन। A का मतलब एनोड, और C का मतलब कैथोड। N का मतलब नेगेटिव, और P का मतलब पॉजिटिव। ठीक, लोन और RRCP। L मतलब लेफ्ट सेल, तो उधर राइट सेल हो गया। लेफ्ट सेल पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट सेल पर रिडक्शन होता है। लेफ्ट सेल को एनोड कहते हैं, राइट सेल को कैथोड कहते हैं। लेफ्ट सेल का निगेटिव, मतलब लेफ्ट सेल जो होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है, राइट सेल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक, जिससे न्यूमेरिकल करने में आपको सरलता रहेगी। अब क्या करना है? अब हम लोगों को पढ़ना है पहले फैराडे लॉ। अब पढ़ना है आपको फैराडे लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
मतलब फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम। ठीक, इसमें पहला फर्स्ट लॉ, दो नियम है, पहले फर्स्ट लॉ, अभी जितने भी हैं फैराडे लॉ के जो दोनों लॉ हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात की जाएगी। यहाँ गैल्वेनिक सेल का नाम ही नहीं आएगा, जहां गैल्वेनिक सेल का नाम आएगा वहां नस्ट इक्वेशन फॉलो होगी। तो फर्स्ट लॉ में क्या रहता है, फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर कंटेनर में रखा जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी तो बताया जाता है कि आयन जो है अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके वहां पे क्या हो जाते हैं, पीपीटी बना लेते हैं या वहां जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कहा जाता है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर आयंस मूव करके इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं और वहां पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं तो उनके वहां पे प्रेसिपिटाइज होने की जो मात्रा होती है वो प्रवाहित आवेश के अनुपाती होती है। द अमाउंट ऑफ आयंस प्रेसिपिटाइज्ड ऑन इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या है कि जितनी मात्रा में आपके आयंस उस इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होंगे, प्रेसिपिटाइज होंगे, वो प्रवाहित आवेश, जितना आपने आवेश प्रवाहित किया उसके अनुपाती होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी ज्यादा मात्रा में आप लाइट पास करेंगे, करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज्यादा मात्रा में आपके आयंस वहां पे जाके क्या होंगे, प्रेसिपिटाइज होंगे। तो उन्होंने यही फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताया है कि जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यों। W क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटाइज्ड आयन ऑन इलेक्ट्रोड, और Q क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है जिसका नाम है Z। अब Z क्या होता है, Z को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस, इस कांस्टेंट का नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक, अब क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT के, जब Q बराबर IT होता है तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अब Z कैसे पता करेंगे, तो Z बराबर होता है E अपॉन F। E हमारा क्या होता है, उस आयन का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार, और F हमारा होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट में F की वैल्यू होती है 96,500 कूलम, तो Z की वैल्यू जाएगी E अपॉन 96500। ये हो गए हमारे E की वैल्यू, F की वैल्यू। अच्छा, F होता क्या है, फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट होता क्या है, फैराडे कांस्टेंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट। मतलब किसी एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग फैराडे नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू आती है 96,500 कूलम। वैसे इसका 96,488 के आसपास होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्स 96,500 कूलम ही यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, ये तो था फर्स्ट लॉ। अब आ गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या गया, सेकेंड लॉ कहा है कि दो या दो से ज्यादा आपने इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया, मतलब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और उसमें सेम टाइम पर सेम चार्ज पास कर रहे हैं, सेम टाइम पर सेम चार्ज पास कर रहे हैं, तो उसमें सेम ग्राम इक्विवेलेंस मिलेंगे। ठीक है, इस सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, व्हेन इक्वल चार्ज इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज पास्ड इन 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऑन इलेक्ट्रोलिसिस या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इज आल्सो सेम। ठीक, मतलब इसका ये है कि W अपॉन E जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, इसमें W अपॉन E ऑलवेज कांस्टेंट।
अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इसको समझ सकते हैं कि W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, E के होता है। मतलब दो या दो से ज्यादा आपने कंटेनर ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया, उसमें करंट पास कर रहे हैं, तो जो आयंस आपके इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो उनके तुल्यांकी भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना उनका इक्विवेलेंट मास होगा, जितना ज्यादा इक्विवेलेंट मास होगा, उतनी ज्यादा मात्रा में वो इलेक्ट्रोड पे एब्जॉर्ब होंगे या प्रेसिपिटाइज होंगे। ठीक, तो ये तो थी एक की बात। अगर एक के लिए कांस्टेंट बना रहा, तो अगर आपने 2 3 की अगर बात कर रहे हैं तो W1 अपॉन E1 बराबर हो जाएगा W2 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा W3 अपॉन E3 एंड सो ऑन। अगर 4 है तो चारों भी ऐसे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये था हमारा फैराडे लॉ। ठीक, फैराडे लॉ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नास्ट इक्वेशन, जो किसके लिए है, गैल्वेनिक सेल के लिए। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है नास्ट इक्वेशन। NERST, नास्ट इक्वेशन, नास्ट समीकरण। ये क्या है, ये हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए ही यूज होता है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था नास्ट, उन्होंने E और E0 में एक रिलेशन बताने के लिए एक इक्वेशन को डिराइव किया था। E क्या है, E है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, और E0 क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो उन दोनों में रिलेशन बताने के लिए ये एक स्पेसिफिक कंडीशन पे होता है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन मान लिया अगर उसके अलावा कोई अगर है कंडीशन, तो फिर E और इसमें रिलेशन क्या होना चाहिए, वो इन्होंने ही डिराइव किया था। इन्होंने बताया था कि E बराबर इक्वल होता है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन mn m of n प्लस कंसंट्रेशन। ठीक, अभी समझ में नहीं आया। ये रिएक्शन एक होती है mn प्लस n इलेक्ट्रॉन टू n। हम लोगों को याद रखना है या ध्यान भी रखना है कि हम लोग यहाँ कोई भी रिएक्शन लेनी है तो रिडक्शन की ही रिएक्शन लेनी है हमको। देखो जैसे यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन की ही यहाँ पे आपको क्या लेनी है, रिएक्शन लेनी है। तो रिडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका Kc बनेगा, Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc बनेगा वो होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमएन प्लस। ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आप कोई मेटल लेंगे तो वो 1 मोल लेंगे, तो 1 मोल के अकॉर्डिंग यहाँ होगी इसकी वैल्यू 1, तो बचा केवल ये, क्योंकि ये हमारा आयन कंसंट्रेशन है। ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग में आपने मेटल जो लिया वो 1 मोल लिया, इसलिए मेटल की कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोल की आपको रखनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ये 1 हम लिख रहे हैं। ठीक, अब सारी वैल्यू आप रखेंगे, सारी वैल्यू का मतलब आर की वैल्यू आप रखेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर आपको रखना क्या है 298 केल्विन। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखनी है 96500 कूलॉम। इतना सब रखेंगे तो E का फॉर्मूला आ जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, ये सारे लॉग डिस्टेंस के हैं 1 अपॉन m n प्लस कंसंट्रेशन। ये हमारा आ गया क्या फॉर्मूला जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये न्यूमेरिकल में कम यूज होता है, फॉर्मूला हमारा यूज होता है ये वाला E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक तो ये होता है, ठीक, एक होता है E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग रिडक्टेंट
की कंसंट्रेशन अपॉन ऑक्सीडेंट की कंसंट्रेशन। ठीक, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट, तो उसकी कंसंट्रेशन अपॉन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिडक्टेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको कहते हैं रिडक्टेंट, तो उसकी कंसंट्रेशन ऊपर, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेंट, उसकी कंसंट्रेशन नीचे। ये आपको फॉर्मूला ज्यादातर यूज करना है, ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला ही आपके ज्यादा यूज होंगे। इस फॉर्मूला का कहीं कहीं यूज होगा, बहुत कम। ठीक, अब नेक्स्ट अगर आप क्लास लेंगे तो उसमें आपको फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल और नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक,